हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में ही मैं आपको बता दिया था कि चैप्टर ख़त्म हो गया है, बट पिक्चर अभी बाकी है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पॉइजन रेशियो, जो इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, तक कर लिया था। बट स्टिल एक हेडिंग अभी और बाकी है, मिक्स ऑफ टॉपिक। मतलब क्या है कि इस हेडिंग में हम लोग खिचड़ी बनाएंगे। ये जो बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनमें से, और जो पुराने चैप्टर्स हैं, जो आगे के चैप्टर्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे। उनको मिला करके एक नया थ्योरी, नया आर्टिकल, नया कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा, जिस पर अमूमन क्वेश्चन आता है तो लोगों में डाउट आते हैं, क्योंकि वो मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होती है। तो उसे मैंने यहाँ पे सेपरेट हेडिंग में कवर कर लिया है, जिसे आप इस चैप्टर का पार्ट मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो ऐसे अभी इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी हेडिंग्स बाकी हैं, वन बाय वन कवर कर लेते हैं। पहला है एरिया एंड इलास्टिसिटी। इस हेडिंग में क्या है, लेट अस सी। जैसा कि आप जानते हो कि जो स्ट्रेस होता है इस पूरे ही चैप्टर के दरमियान हमने लिखा है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये एरिया क्या है? एरिया कह देते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक बात है। बट डिटेल में अगर जाए तो एरिया का मतलब है ए इज़ द एरिया ऑन विच फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बात का क्या मतलब है? इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके देखिए। यहाँ पर एक वायर है जिस पे आप एक फोर्स लगा रहे हो। कहने को तो फोर्स इस पॉइंट पे आप मान रहे हो कि लग रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट पर जब लगता है तो अपने क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब अगर हम साइड में दिखाएं तो ये फोर्स थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, हर जगह लग रहा है। तो एरिया कौन सा एरिया होता है? एरिया ये वो एरिया होता है जहाँ पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो आसान सी बात है, पाई आर स्क्वायर कर ले या पाई डी स्क्वायर बाई 4 कर ले। डी आर डायमीटर है, आर रेडियस है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की नीड होगी। यहाँ पे एक पिलर है जिस पर इन फ्यूचर कोई ब्लॉक होगा या कोई बॉडी होगी या कोई मान लेते हैं टीन सेट होगा। टीन सेट आप समझ रहे हैं, जैसे घर वगैरह जब बनाए जाते हैं तो पिलर के ऊपर रख दिया जाता है, ऐसे ही इस तरह की कहानी संभवतः हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो टीन सेट है इसका मास अगर m है तो ये mg फोर्स नीचे की तरफ लगाएगी इस पिलर पे। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, फोर्स तो क्लियर हो गया कि mg है। एरिया कौन सा लेंगे? आप डायग्राम को देख के समझ रहे होंगे कि ये जो आपका फोर्स है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। साइड में दिखाया भी गया है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एरिया कौन सा लिया जाएगा? एरिया आप जो लोगे ये पूरा एरिया थोड़ा ना होगा, ये कंप्लीट एरिया नहीं लेना है आपको। यहाँ पर जो एरिया लेना है, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना होगा, वही एरिया लेना है। मैं इसको जो है सेट कर रहा हूँ, सेटेड पार्ट का ही एरिया आपको लेना होगा। ठीक है, कितना होगा? आसान सी बात है। बड़े सर्कल का एरिया यू कैन से पाई आर 2 स्क्वायर, R2 बाहर वाले का रेडियस है, माइनस पाई R1 स्क्वायर, यही लिखा है यहाँ पे। समझ गए होंगे आप आराम से, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए वैसा ही कुछ हो रहा है जैसा मैंने ऊपर कहा है कि एक टीन सेट है, उसे आपने 1 2 3 4 इन पिलर्स पर रखा हुआ है। ये 4 लेग हैं और उसके ऊपर ये एक टीन सेट रखा हुआ है, या एक कोई तख्ता है वो रखा हुआ है, स्टूल है जैसे मान लो। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस टीन सेट पे mg लगेगा, और इतना ही ये इन लेग्स के ऊपर भी अप्लाई करेगा। लेकिन ध्यान दो, मैंने कहा एरिया कौन सा। ये जो F फोर्स है ये केवल इस पे लग रहा है क्या? केवल इस पे लग रहा है क्या? नहीं,
सारे ही लेग्स को मिला करके अगर चले तो सब पे मिला के F लग रहा है। तो आप कह सकते हो कि F जो है यहाँ पे वो 4A पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप उल्टा भी कह सकते हो कि F का एक हिस्सा यानी कि F/4 ये जो है A पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देखिएगा यहाँ पे अगर कंसेप्ट सही है तो कैसे भी अप्रोच करो बात वही बनेगी। दोनों ही केस में स्ट्रेस सेम आएगी। फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, F डिवाइड बाय 4A कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे वही किया गया है। और यहाँ पे F/4 में चाहे A डिवाइड कर लीजिए, दोनों ही कंडीशन में स्ट्रेस सेम आएगी। अब क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर हो गए हैं, कर लीजिए क्वेश्चन। 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम या पिलर जो भी आप कहना चाहें, ये सपोर्ट दिया गया है बिग स्ट्रक्चर, मास इसका है m। तो यहाँ से आप इस फोर्स निकाल पाएंगे W बराबर mg करके। कैलकुलेशन पार्ट आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद में ये जो है ना सपोर्ट, ये जो फोर्स है ये कोई एक पिलर पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 4 पिलर है सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो या तो आप पूरा का पूरा फोर्स ले लो, तो एरिया जो आप लेंगे चारों पिलर का मिला के लेंगे। और एरिया A डैश एक पिलर का होगा कितना, ये जो पिलर है ये हॉलो है, बोला है इन्होंने, इसमें इनर एंड आउटर रेडियस अलग अलग दी भी गई है। तो पाई देन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 100 R1 50, यूनिट चेंज कर लीजिएगा तो आपका A डैश आ जाएगा। और फिर A डैश को आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से A आ जाएगा, और ये आपने फोर्स ले लेना है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, बात वही बनेगी। आप इस फोर्स का 1/4 कर लोगे तो फिर एरिया आप A डैश ही लेंगे। दोनों ही कंडीशन में स्ट्रेस वही आएगी, मैंने अभी वो आपको बात समझाई भी थी। अब स्ट्रेस इक्वल टू होता है यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस जैसे मैंने बताया आप निकाल लोगे, यंग मॉडुलस क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ से स्ट्रेन आ जाएगा। पूछा क्या है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इन्होंने पूछा है स्ट्रेन जो आएगी, कंप्रेसिव होगा जाहिर सी बात है, तो कितनी आएगी वो स्ट्रेन ये बताना है। तो इसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब वापस थ्योरी देखते हैं। एरिया ये हमने कवर कर लिया। यहाँ पे यार स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो गई है, L कर लीजिएगा, इलास्टिसिटी। आगे जो हेडिंग है वो है फोर्स एंड इलास्टिसिटी। मतलब अब हमें ना समझना है ये फोर्स जो आप लिखते हो ना यंग मॉडुलस वाले फार्मूले में, वो होता क्या। इतना तो सब जानते हैं कि F जो होता है वो फोर्स होता है। इसी के कुछ और नाम हैं, इसी को कुछ लोग लोड बोल देते हैं, कोई गल नहीं, सही बात है, लोड भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं, इंटरनल बोल सकते हैं, लॉन्जिट्यूडनल बोल सकते हैं, एक्सियल बोल सकते हैं, सब एक ही बात है। क्योंकि यहाँ हमारा कंसर्न मैग्नीट्यूड से है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाती, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट होते हैं, लेकिन डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे आप कुछ भी बोल लो, मतलब इसी को ये तरह तरह के नाम हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही मान के चलना है। अब इसके बाद में ये जो फोर्स है दो तरह से कैटेगराइज हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा माइट भी हो सकता है आप बोर हो रहे हो तो टॉलरेट कीजिएगा। यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है ना ये टेंसाइल है। यहाँ पर एक और फोर्स आएगा जो इस वायर को रोकने की कोशिश करेगा। इसका डायरेक्शन मैंने जो बनाया है इसको देख के आप समझ जाओगे कि इस वायर में टेंडेंसी है किस बात की, एलोंगेट होने की, इसीलिए इसे टेंसाइल कहा गया है। टेंसाइल का मतलब होता है एलोंगेशन मोटे मोटे तौर पे। बाकी यहाँ पे जो फोर्स आप लगा रहे हो ये इस वायर में किस प्रकार की टेंडेंसी डेवलप कराएगा, सोचिए। यहाँ पर ये जो रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट इस वायर को पॉजिटिव डायरेक्शन में या राइट साइड में एक फोर्स देगा। और अब आप इस फोर्स को देखिए और इसको देखिए, दोनों मिल करके इस वायर को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स है या जो लोड है उसे कंप्रेसिव लोड कहा जाएगा, और इधर पे जो था उसे टेंसाइल कहा जाएगा।
टेंसाइल इसलिए भी कहा गया है कि ये जो फोर्स है ना, इसे आप टेंशन भी बोलते हैं, और जबकि इधर जो है इसे आप कंप्रेशन भी बोलते हैं, या इसे आप नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं। दरअसल थ्योरी ये है कि जो स्ट्रिंग होती है, रस्सी, उसे आप सिर्फ खींच सकते हैं, दबा तो सकते नहीं है, वहाँ पे इसीलिए टेंशन आती है। बाकी जो अगर रॉड है तो उसे आप खींच भी सकते हैं, दबा भी सकते हैं। तो जब दबाते हो तो वहाँ पे नॉर्मल फोर्स आता है। और एग्जांपल नीचे दिखाई देंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है, ये इस रस्सी को खींचेगा। यहाँ पे कहानी जो है उसे टेंसाइल के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे देखिए ब्लॉक इस रॉड को कंप्रेस करेगा, दबाएगा, इसकी लेंथ कम होने को है। तो यहाँ पे जो रॉड फोर्स लगाएगा ब्लॉक पे, आप देख लो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसे नॉर्मल फोर्स भी कहा जाता है। तो कंप्रेशन का मतलब नॉर्मल फोर्स, दोनों हालांकि है यहाँ mg ही, तो बातें वही हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा रहता है और हमें वो डाउट क्रिएट करा रहा होता है, इसलिए मैंने टर्म्स क्लियर करा दिए। बाकी तो क्वेश्चन देख लेंगे। ये रहा क्वेश्चन। मेटल ब्लॉक मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, मेटल वायर डायमीटर इतना। टेंसाइल ये वर्ड आया है, यही वर्ड आपको दिक्कत ना करे इसलिए मैंने समझाया। और पूछा है कि मास कितना होगा। स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स यहाँ पे mg के बराबर होगा। कहानी डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझाऊँ तो कुछ ऐसी होगी कि ये एक रिजिड सपोर्ट है और ये एक स्ट्रिंग है, फिर ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास अगर mg है तो इस वायर में जो टेंसाइल फोर्स आएगा दैट विल बी mg। और आपको जो ये वायर दिखाई दे रहा है इतना पतला सा, दरअसल वो इतना पतला सा होगा नहीं, उसकी कहानी कुछ इस तरह से होगी। तो ये जो सर्कल है इसी का एरिया यहाँ पे हमें लेना होगा। उसका डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 आ जाएगी। 7 इसलिए है ताकि जब पाई का वैल्यू आप रखोगे 22/7 तो उससे कहानी कैंसिल हो सके। तो सब कुछ आप रख लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कुछ बताने का है, अगर नहीं हो पा रहा है तो वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल रहेगा, देख लीजिएगा। थ्योरी पार्ट। फोर्स एंड इलास्टिसिटी में कहानी इतनी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। पूरा यू कैन से लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर आपका यहाँ से पे रिवाइज होने वाला है। यहाँ पर कहानी आप देखिए ध्यानपूर्वक। ये एक वायर है, इस पर आपने एक मास लगाया, इसने mg नीचे लगाया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि क्या इस mg की वजह से ये जो आपका ब्लॉक स्ट्रिंग है नीचे आ जाएगा? ये नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिजिड सपोर्ट है ये भी इस वायर पे इतना ही, यानी कि mg के बराबर का फोर्स लगाएगा ऊपर को। मतलब अगर हम इस पूरे वायर को एक सिंगल ऑब्जेक्ट एज्यूम करके चलें तो ये जो वायर है इसमें जो दोनों एंड हैं पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। दरअसल होता ही ऐसा है। जब आप इस प्रकार की कहानी बना रहे थे कि एक वायर लिए थे और इस वायर पे आप एक फोर्स F लगाए इधर को, तो इधर पे आपने फिक्स किया तो उस फिक्स सपोर्ट ने क्या किया कि इस वायर पे एक F के ही बराबर का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया। ये फोर्स बस पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अगर मैं दूसरा डायग्राम बना दूं तो वहाँ दिख जाएगा। टग ऑफ वार मतलब रस्सा कसी, जो आपने अगर देखा हो या खेला हो तो वहाँ पे ऐसा होता है कि रियलिटी में दो लोग दिखाई दे रहे होते हैं, वो दोनों ठीक इसी प्रकार से F और F के बराबर का फोर्स लगा रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर मोर ओवर समझाना ये चाह रहा हूँ कि इन ऑल केसेस ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो कि एक ही फोर्स लगता है। एक ही फोर्स नहीं लगता है। दिखाई आपको चाहे ना दे रहा हो, जैसे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन रिजिड सपोर्ट था, वो अपना काम कर रहा था। तो वायर में ऑलवेज दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे होते हैं। दैट टाइम
यंग मॉडुलस आपने निकाला होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये जो हमने पुली बनाई है, इस पुली में आपने क्या किया, दोनों तरफ मास लगाया। इसने mg इधर लगाया, इसने mg इधर लगाया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 2 बार mg लग रहा है, 2 बार mg इधर भी लग रहा है। इधर की कहानी और इधर की कहानी में कोई अंतर ही नहीं है। इधर आपको दिख नहीं रहा था mg लगता हुआ, इधर आपको दिख रहा है। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इस m को यहाँ आप ले आइए, इस m को आप यहाँ ले आइए। रस्सी मतलब आप थोड़ा सीधा करिए, थोड़ा सीधा करिए और आपकी स्ट्रिंग ऐसी हो जाएगी। इधर से mg लगता हुआ दिखाई देगा, इधर से mg लगता हुआ दिखाई देगा। अब आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि अगर आप इस कहानी में जो स्ट्रिंग यूज हुई है उसको किसी पुली के ऊपर से गुजार दें और दोनों एंड पे mm लगा दें तो कोई अंतर नहीं आएगा, अभी भी एलोंगेशन वही होगा जो यहाँ हुआ था। बस क्वेश्चन आप देख लो, पूरी कहानी वही है जो मैं कह रहा था। ये नहीं सोचना है कि दूसरा मास, दूसरा वेट एक और आपने लटका दिया है तो डबल एलोंगेशन हो जाएगा। जितना था एलोंगेशन पहले उतना ही अभी भी आएगा। एक और तरीके से इसे सोचा जा सकता है, उसकी बात हम लोग वीडियो सॉल्यूशन में कर लेंगे। अब यहाँ पर आगे की कहानी वही जो मैं अभी बता रहा था, क्या कि जब इस वायर पे आप F फोर्स लगाते हो तो ऐसा लगता है कि एक ही फोर्स लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन लग रहा है। इस दीवार के द्वारा लगाया जा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस चीज़ को आप देखने के लिए दूसरा एग्जाम्पल एज्यूम करेंगे। ये है रस्साकसी टग ऑफ वार। इसमें 2 लोग लाइव दिखाई दे रहे हैं, एक इसको इधर को खींच रहा है, एक इसको इधर को खींच रहा है। जो कहानी इधर है वही कहानी इधर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही टेंशन सेम है, इसीलिए दोनों में ही एलोंगेशन भी सेम आएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। 2 पर्सन पुल अ वायर टूवर्ड दमसेल्फ, ईच पर्सन एक्सर्ट अ फोर्स 200 न्यूटन। इस लाइन का मतलब समझिए, ये ना सोचिएगा कि यहाँ फोर्स 200 इधर का 200 उधर का तो 400 हो गया, या 200 माइनस 200 जीरो हो गया। नहीं, यहाँ पर जो टेंशन होती है या कहीं पे भी जो टेंशन होती है उसका मतलब वो कॉमन वैल्यू फोर्स की होती है जो एक्सट्रीम पॉइंट पे लग रहे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये फोर्स इटसेल्फ टेंशन की वैल्यू है। टेंशन डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, इसको डबल करना है या हाफ करना है या जीरो करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके बाद में यंग मॉडुलस क्वेश्चन में दिया है। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर L क्वेश्चन में दिया है। कुछ नहीं, बस फार्मूला लगाना है। क्या लगाना होगा फार्मूला, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, पूछी गई हैं, वो मैं लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप इसे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर लेना। आप कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। पूरा कैलकुलेशन वीडियो सॉल्यूशन में रहेगा, नहीं हो तो ही देखना। अब इसके बाद में वायर विल एक्सटेंड, कितना एक्सटेंशन होगा, x पूछा है। फार्मूला आपको मैंने सिखाया कि जो F होता है वो होता है YAX/L। इस फार्मूले में ये और ये सब कुछ पता है तो x निकल आएगा। आई होप हो जाना चाहिए। थ्योरी देख लेते हैं। ये पूरी कहानी डिस्कस हो चुकी है। अब आगे की जो कहानी है वो आप लोगों में से ही बच्चों का जो डाउट होता है उसी को लेकर के है। आपका कहना मन में ऐसा हो सकता है कि सर आपने भी जो एग्ज़ाम्पल लिया उसमें 2 लोग थे, उनके बीच में एक वॉर हो रहा था रस्सी को लेके, कौन खींच ले जाएगा। कोई नहीं खींच पा रहा है क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। बट अगर कम ज़्यादा हो जाए तो रस्सी तो चल पड़ेगी ना। तो रस्सी चल पड़ेगी तो क्या टेंशन नहीं आएगी, क्या टेंशन जीरो होगी। टेंशन जीरो होगी तो क्या एलोंगेशन नहीं होगा, गलत है। रस्सी चल पड़ेगी, बात सही है। यहाँ पे देखिए ये M1 है, ये M2 है, दोनों तरफ से जो फोर्स लगाया गया है अलग अलग है। रस्सी चलने लगेगी डिपेंडिंग ऑन दी कौन ज़्यादा कौन कम। इसका मतलब ये नहीं है कि टेंशन जीरो हो जाएगी। टेंशन तब भी होगी
ये उसी का फॉर्मूला लिखा है। कैसे आएगा? लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं, नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसी कहानी को आगे एक्सटेंड किया है मैंने, इस वाली कहानी को जो मोस्ट पॉपुलर है, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख भी रहे होंगे। यही सेम कहानी है। यहाँ पर ये लग रहा है कि अलग है, लेकिन अलग है नहीं। आप इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, रस्सी को सीधा करो, रस्सी को सीधा करो। तो रस्सी को सीधा करोगे तो ये M1G आपका जो है, रस्सी सीधी हो रही है तो लेफ्ट वाले एंड पे इधर को लगता हुआ एज्यूम कर लिया जाएगा, और M2G ये जब रस्सी सीधी हो जाएगी तो रस्सी के राइट एंड पे लगता हुआ एज्यूम कर लिया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये जो पुली वाली कहानी मैंने नीचे बनाई है और जो मैंने ऊपर कहानी बताई है में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों एक ही बातें हैं। तो फिर आप यहाँ पे देरी किस बात की है? टी निकालने के लिए F1 और F2 की वैल्यू रख दीजिए, M1G और M2G रख के देख लो। यहाँ और यहाँ जब वैल्यू रख के देखोगे तो आंसर आएगा 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसको याद करने के लिए जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने वैसे ही याद करना है। ये जो आपका M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 है, इसको आप MR लिखेंगे। MR नाम भी देना चाहें तो दे सकते हैं, रिड्यूस मास। तो दैट टाइम जो टेंशन का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2MRG, वेयर MR इज M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब क्वेश्चन की यहाँ पे झड़ी लगी हुई है, आप 1 बाय 1 करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, डायग्राम वही है, सेम टू सेम। आपको यहाँ पे लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन कैसे निकलता है? स्ट्रेस अगर पता हो तो स्ट्रेन निकल आएगा। स्ट्रेस कैसे पता चलेगा? स्ट्रेस होता है सिग्मा इक्वल टू फोर्स यानी कि टेंशन इक्वल टू डिवाइड बाई MA, डिवाइड बाई एरिया। एरिया तो सीधे इन्होंने बताया है, सीधे नहीं बताया, इनडायरेक्टली रेडियस बता रहे हैं तो एरिया वहाँ से निकल आएगा। पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक बात है। व्हाट अबाउट दिस? ये मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि T होता है यहाँ पे 2MRG, और MR इसका फॉर्मूला होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। सब कुछ नोन है। ये 2 है, ये 4 है, तो 2 गुणे 4 एंड फिर डिवाइड बाय 2 प्लस 4। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 प्लस 4 6, और इसको अगर सरल करें तो ये हो जाएगा 4/3। MR का वैल्यू आ गया है, यहाँ रखेंगे तो 2 गुणे 4/3 गुणे 10, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 80/3। इसे आप यहाँ रखेंगे, एरिया यहाँ से जो आएगा उसे यहाँ रखेंगे, स्ट्रेस आ जाएगी। और जब स्ट्रेस आ जाएगी तो आप क्या लिखोगे? स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन, और यंग मॉडुलस क्वेश्चन में दिया होगा, ढूंढिए। Y इज गिवन, इसे आप यहाँ रख देंगे। स्ट्रेस आप इतनी मेहनत करके जो निकालेंगे यहाँ रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेन आ जाएगा। क्वेश्चन हल्के में न लीजिए, मुश्किल है। माइट भी आपको इजी लग रहा हो बट है मुश्किल। इसी थीम पे और भी क्वेश्चन है, ज़रूरत नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे, आप करिएगा। ये सेम फिगर है, 3 और 5 kg के 2 बॉडी हैं, रिड्यूस मास निकाल लीजिएगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 5 3 15/8 आ जाएगा। फिर 2 इंटू MR इंटू G, ये आपका टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। फिर पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी थीम अलग है, लेकिन अभी तक जितना निकाले हैं वो सही है। यहाँ पे एरिया पूछा है इनडायरेक्ट वे में, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस, कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये जो रस्सी है वो टूटे नहीं। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है। कंसेप्ट मैंने पहले ब्रेकिंग स्ट्रेस के बताए हैं, वही यूज़ होंगे, और अभी मैंने जो टेंशन निकालने का फॉर्मूला बताया है वो यूज़ होगा। मान लेते हैं कि इस वायर का एरिया A है, तो यहाँ पे जो ये आपने फोर्स लिखा है, ये ब्रेकिंग फोर्स यानी कि टेंशन कितने के बराबर होगा?
कॉन्सेप्ट अगर भूले ना हो आप तो, ब्रेकिंग फोर्स एफ बी मैंने सिखाया था, ये फॉर अ गिवन मटेरियल डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना है। अगर एरिया ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स होगा। अब यहाँ पे आप ये जो मास बनाए हो ये तो फिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट यहाँ पे टेंशन आ जाएगी। और अगर आप एरिया कम रखें तो ब्रेकिंग फोर्स कम रहेगा, और यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगी तो अगर आने वाली टेंशन ब्रेकिंग फोर्स से ज़्यादा है दैट टाइम रस्सी ब्रेक हो जाएगी। तो आपने नीड यहाँ पे क्या है कि आप इस रस्सी का एरिया इतना पर्याप्त रखो कि जो ब्रेकिंग फोर्स आए वो एटलीस्ट इस रस्सी में आने वाली टेंशन के बराबर तो हो, ये रस्सी टूट जाएगी। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इस एफ बी की जगह आप टी लिख सकते हो, और टी की जगह आप वही लिख सकते हो जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया 2mrg, और mr का मैंने फार्मूला बताया क्या, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आपके क्वेश्चन के लिए पका गया, स्टैंडर्ड फार्मूला प्रिपेयर हो गया है। अब यहाँ पे सब कुछ नोन है, जो नहीं अननोन है वो यहाँ से निकल आएगा। एक बार आप चेक कर लो, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, m1 m2 हो गया, g हो गया। ब्रेकिंग स्ट्रेस ये यहाँ पे गिवन है, भला कोई है जो आपके लिए इसकी वैल्यू ऐसी कुछ दे रहा है कि ये जब पाई है जब यहाँ रखोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आर निकल आएगा। हाँ, अब वापस थ्योरी पर आ जाते हैं। ये है आपकी थ्योरी। इसमें इस बार थोड़ा परिवर्तन किया गया है। ये जो पुली है इसमें से जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है उसको ऐसे वर्टिकल नहीं लटकाया गया है, एक टेबल पे रख दिया गया है। देख लीजिए, एक टेबल पे रखा है, हॉरिजॉन्टल हो गया है। इस परिस्थिति में ये टेंशन नहीं आएगी जो आप अगर सोच रहे हो। कैसे आएगी, ये तो लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है, कुछ आप भी करिए, नहीं हो तो फिर पूछिए। नहीं, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आप रिवाइज करिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, लिख दे रहा हूँ, वही आपको यूज़ करना है। जो ये फार्मूला आपने लिखा है वही है यहाँ, बस 2 गायब हो गया है। थोड़ी देर आप अगर बने रहे तो एक फार्मूला जनरल इसके नीचे मैं डिस्कस कर लूँगा, जिससे ये दोनों ही केसेस, इसके अलावा कोई तीसरा चौथा भी हो वो भी कवर हो जाएगा। यहाँ पे बस फॉर्मूले में क्या अंतर है आप समझ गए, 2 नहीं आया, बाकी सब वही है। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको लग रहा होगा कुछ अलग है, 3 ब्लॉक हैं, अभी तो 2 ही थे। तो यहाँ पे जो 2 टेबल पे रखे हैं ना, जो 2 ब्लॉक टेबल पे रखे हैं उसको आपने एक सिंगल ब्लॉक मान लेना है। तो कितना हो जाएगा वो, सारे ही जब 3-3 kg के हैं तो ये दोनों मिला करके 6 kg हो जाएगा। ठीक, अब आगे की कहानी ऐसी है जैसी मैंने ऊपर बताई थी। टेबल एबल नहीं बना रहा हूँ मैं, टाइम किलिंग हो रही है ड्यू टू दैट। यहाँ ऐसे कुछ मोटा मोटा टेबल आपने बना लेना। ठीक, ये 6 kg हो गया, ये 3 kg हो गया, और मैंने टी कहा था क्या आएगा, mrg। mr आप यहाँ पे निकालोगे तो 2 आएगा, g की वैल्यू 10, तो ये हो गया 20। ठीक बात है। पूछा क्या है, शायद स्ट्रेन पूछा है, तो पहले स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। ये होता है फोर्स यानी कि टेंशन डिवाइड बाय एरिया। 20 डिवाइड बाय एरिया तो बताना पड़ेगा, फिर बताया है इन्होंने। 5 × 10⁻³ ये, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो -4 से गुणा कर लो, ये स्ट्रेस आ गया। और अब आप इसी स्ट्रेस को यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन करेंगे, और यंग मॉडुलस क्वेश्चन में आप देखोगे कि दिया है, इसे रख देंगे। कैलकुलेशन पार्ट खुद से कीजिए, नहीं हो तो वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। अब आगे प्रोसीड करते हैं। थ्योरी किधर है, ये रही। ये वो वाला केस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन इससे ये ऊपर के दोनों ही केसेस आराम से डील हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपने ये वेज बनाया है इसमें इधर का एंगल 0 नहीं है और 90 भी नहीं है,
अगर ये एंगल 0 होता तो सोचो क्या कहानी होती। ये एंगल अभी आप देख रहे हो कि 0 तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं, ऐसे धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो देखो ये 0 हो गया, ठीक है। और अगर इधर वाले की मैं बात करूं तो इधर एंगल अभी तो 0 नहीं है, अभी धीरे धीरे अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब 0 हो गया क्या? नहीं, अब 90 हो गया। और अगर इधर वाले को मैं धीरे 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 ऐसे कर दूं, ऐसे, तो ये 90 हो गया। ये कहानी इससे मैच कर गई। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर इस कहानी के लिए फॉर्मूला याद कर लेना है, जो अगर इसे निकालना हो विद द हेल्प ऑफ दैट, एक तरफ का एंगल आपको 0 ले लेना है, दूसरी तरफ का 90। जो अगर इसे निकालना हो तो दोनों तरफ का 90। ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए नहीं, लॉज ऑफ मोशन में ही डायरेक्टली इसे पूछ लेते हैं। पिछले साल भी क्वेश्चन इसका आया था, बट शायद एक्सेलरेशन पूछा था, देख लेंगे उसको। क्वेश्चन इस पे तो है नहीं, आगे बढ़ना होगा। थ्योरी, आगे की थ्योरी क्या कहती है? आगे की थ्योरी चलिए इसे अभी ही डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन की संख्या 1 2 3, हाँ ठीक है। लेंदी हो गया है वीडियो, एक काम करते हैं यहाँ पे पॉज ले लेते हैं। आगे की कहानी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली आप ऐसा कह सकते हो कि अभी हम लोगों ने जो लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पर अप्लाई कर लिए हैं, और अब हम लोग इलास्टिसिटी में सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को मिक्स करेंगे। तो एरिया एंड इलास्टिसिटी मिक्स करके पढ़ लिया, लॉज ऑफ मोशन, टेंशन एंड इलास्टिसिटी मिक्स करके पढ़ लिया। अभी हम लोग सर्कुलर मोशन एंड इलास्टिसिटी को मिक्स करेंगे अगले सेशन में। अभी के लिए सफिशिएंट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।